Hi guys, myself Prashant Rajput and this is our second lecture on Carnot engine. In previous lecture we have studied about the cyclic processes involved in Carnot engine and how they work. In this lecture we are going to discuss about the efficiency of Carnot engine, how we calculate the efficiency, and different kind of questions arises from the topic. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीवी कर्व पढ़ा था इसका, है ना. पीवी कर्व में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कार्नोट इंजन के, वो पढ़े थे हम लोगों ने. तो ये कुछ इस तरह का था. पहला कर्व हमारा यहां से यहां तक जाता है ना, डाउनवर्ड, जो शो करता है मेरे को क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना. सेकंड कर्व में भी एक्सपेंशन होती है. स्टार्टिंग के दो प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है और लास्ट के दो प्रोसेस में कंप्रेशन होता है. ठीक है, तो पहला था मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा था मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर स्टार्ट होता है मेरा कंप्रेशन. तो कंप्रेशन मेरा जाएगा यू. ठीक है, तो फिर था मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, या और लास्ट स्टेप क्या था हमारा, आइडियाबैटिक कंप्रेशन. आइडियाबैटिक कंप्रेशन. तो ये कंप्लीट साइकिल पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना. इन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और कैसे ये काम करते हैं वो पढ़ा था हम लोगों ने, है ना. इस केस में क्या हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, है ना. सोर्स से हमारे सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी इस प्रोसेस में, तो प्लस क्यू शो किया था हमने. इसमें क्या हो रहा था, माइनस क्यू, है ना. हीट रिजेक्ट हो रही थी सिस्टम से सिंक में. ठीक है, तो हीट रिजेक्ट का मतलब हीट रिलीज, तो माइनस क्यू. प्रोसेस हमारा था ए बी सी डी. ठीक है, चेंजेस क्या ऑब्जर्व कर रहे थे हम लोग, P1 V1 P1 P2 V2 T1. टेम्परेचर कांस्टेंट था पहले, है ना. पहले केस में कौन सा केस है ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था. आइसोथर्मल में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ठीक है, जब हम आइडियोबैटिक एक्सपेंशन में आए थे क्या हुआ था, P2 V2 से P3 V3 से T2, है ना. P3 V3 थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, P3 V3. यहां पे टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व किया था हम लोगों ने. आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, उसमें टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है, फिर क्या था मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन. फिर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोथर्मल है, तो क्या बनेगा, P4 V4 एंड T2. ठीक है, तो बस P1 V1 T1 क्या है, ये सब तो पता है हमको, है ना. वेरिएबल्स होते हैं किसी भी फंक्शन के, क्या होते हैं वेरिएबल, जो हमारे किसी भी स्टेट को डिफाइन करते हैं. सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं. तो ये क्या है मेरे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है मेरे वेरिएबल्स. तो ये वेरिएबल्स मेरे डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम के स्टेट को. ये चेंज होंगे तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था. तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, है ना. एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे. एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया था मैंने मीटर से. ठीक है, ये निकालने वाले हैं. तो ये निकालने के लिए हमें एक डेरिवेशन सी फॉलो अप करनी पड़ेगी कि इस सिंगल प्रोसेस में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, कहां कौन सा वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखना पड़ेगा, है ना. तो मूव करते हैं ए से बी. ए से बी में क्या हो रहा है गाइस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना. पूरा लिख लेते हैं इसको, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से एक ही बात समझ आती है, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट. क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दैट मींस कि डेल टी हमारा आ जाएगा 0, है ना. डेल टी आ जाएगा हमारा 0. तो जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना. फर्स्ट लॉ की क्या इक्वेशन होती है, फर्स्ट लॉ की नहीं, वर्क की इक्वेशन की बात करता हूं मैं यहां पे, है ना. वर्क एक्सप्रेशन क्या होता है, dW इक्वल टू PdV, है ना. यही होता है मेरा वर्क का एक्सप्रेशन, dW इक्वल टू PdV, है ना. dW dV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. dV रिप्रेजेंट, डेल्टा रिप्रेजेंट कंप्लीट चेंज, फुल चेंज, या एंड dV रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज, है ना. स्मॉल चेंज क्यों पढ़ रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि ये मेरा क्या है, रिवर्सिबल है ना. रिवर्सिबल सिस्टम में ही मैं स्मॉल चेंजेस करता हूं, क्योंकि इसमें मेरे को इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होते हैं, है ना. इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो जो जितने भी स्टेप्स होते हैं, इन्फिनाइट जितने भी स्टेप्स हमें रिवर्सिबल एक्सपेंशन में,
तो क्या होता है, वो सारे कांस्टेंट होते हैं, है ना, वो सब एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं, दे वर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर हर स्टेट पे। तो जब मेरे को पूरे, तो मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो वो क्या चेंज होगा मेरा, dw, है ना, छोटा वर्क डन। तो मेरे को कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए यहां पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट में कब करता हूं, इंटीग्रेट में कंप्लीट वर्क निकालने के लिए, है ना, कंप्लीट क्या फंक्शन किया है किसी सिस्टम ने वो निकालने के लिए मैं उसको इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रेशर क्या हो सकता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा हुआ है सबने, है ना। क्यों पीवी एनआरटी की बात कर रहा हूं यहां पे, लास्ट लेक्चर में बताया था कार्नोट इंजन में जो गैस यूज करते हैं हम लोग, वो आइडियल गैस यूज करते हैं। कौन सी गैस, आइडियल गैस। और ये मेरा क्या है, आइडियल गैस का इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी इज आइडियल गैस इक्वेशन, जिससे मैं पी को निकाल सकता हूं एनआरटी बाय वी। पी आ गया, ठीक है। अब पी मैं इसमें इक्वेट कर दूंगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन एन आर टी बाय वी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या चीज सबसे याद रखनी होती है कि इंटीग्रेशन में हमारा लिमिट होती है ना, एक सर्टेन लिमिट से दूसरी लिमिट तक चेंज करता है इंटीग्रेशन। तो यहां पे लिमिट क्या चेंज होने वाली है, v1 से v2, है ना, dv में रिस्पेक्ट में पढ़ रहा हूं, तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहां क्या जा रहा हूं मैं, v1 से v2 जा रहा हूं, ये आएगा। ठीक है, एनआरटी क्या है मेरे, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएंगी, कहां आ जाएंगी, बाहर, है ना। तो मेरा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v, क्या आ जाएगा ये सॉल्व हो गए, nRT बाय ln v2 बाय v1, है ना। इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरी, तो ये मेरे वर्क डन की इक्वेशन आ गई, है ना, वर्क की इक्वेशन आ गई है मेरी। W कह सकता हूं मैं उसको, है ना, और W ही मेरा यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, W ही मेरा यहां पे Q को भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। Q रिप्रेजेंट करेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ की बात करूं मैं, डेल यू इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस W, है ना, फर्स्ट लॉ इक्वेशन। आइसोथर्मल में क्या है मेरा, डेल यू जीरो होता है, चेंज इन इंटर एनर्जी जीरो होती है आइसोथर्मल के केस में। क्यों होती है भाई, डेल यू की क्या इक्वेशन है, एन सीवी डी, है ना। सीवी क्या है यहां पे, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। आइसोथर्मल पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो dt क्या हो गया, जीरो। तो dt जीरो होने की वजह से ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो डेल यू क्या हो गया, जीरो। तो डेल यू जीरो होने की वजह से मेरा Q किसके बराबर हो जाता है, Q किसके बराबर होता है मेरा, W के, है ना। तो मैं कह सकता हूं मेरा वर्क डन जो है मेरा हीट के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, ये होगी मेरी फर्स्ट प्रोसेस के लिए इक्वेशन। Q को मैं यहां पे Q1 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसको मैं हीट एब्जॉर्ब भी कहता हूं, जिसको मैं हीट एब्जॉर्ब भी कहता हूं। क्यों कह रहा हूं हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, प्लस Q आ रहा है। तो इस अब बात कर लेते हैं B से C की प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, B टू C में क्या हो रहा है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है ना। आइडियाबैटिक में क्या होता है, आइडियाबैटिक में हीट चेंज जीरो होता है ना। आइडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट चेंज जीरो होता है ना। बस इंटर एनर्जी जो होती है वो ही वर्क कर सकती है एट, है ना, या फिर हम लोग ऊपर से वर्क कर सकते हैं, मतलब सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है ना। दैट मींस Q हमारा जीरो होगा, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, dQ इक्वल टू du माइनस W, है ना। dQ जीरो हो गया इसमें, तो du किसके बराबर हो गया, वर्क के, ठीक है। और du क्या होता है मेरा, NCV/dt, NCV/dt जहां पे देखा हमने du, चेंज इन dt का क्या आएगा इसमें, T1 से T2 जा रहे हैं हम लोग, T1 से T2 जा रहे हैं, तो क्या आएगा NCV T2 माइनस T1,
है ना, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इसको, सीवी क्या होता है मेरा, आर बाय गामा माइनस वन T2 माइनस T1, यही होता है एंड मेरा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी किसकी, इंटरनल एनर्जी कह लूं या वर्क कह लूं, ठीक है। ये गामा माइनस वन क्या होता है, गामा क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट होता है मेरा, गामा क्या होता है मेरा, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट। और ये आता कहां से है, मुझे जब क्या पता है, मुझे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारा कौन सा लॉ यूज होता है, पॉइजन लॉ, या पॉइजन लॉ पढ़ते हैं हम। पॉइजन लॉ में क्या होता है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है ना, पीवी गामा कांस्टेंट होता है, ये इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग पॉइजन लॉ। एडियाबैटिक के केस में, है ना, आइसोथर्मल के केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये दो इक्वेशन यूज होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है मेरा, आर होता है ना, रिलेशन है सीपीसीवी का, थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा आपने, सीपी माइनस सीवी का रिलेशन होता है आर, है ना, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर, आर। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को किससे डिवाइड कर दूं, सीवी से, क्या आएगा, ये आएगा, है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा, सीपी बाय में सीवी माइनस आर माइनस वन इक्वल टू आर सीवी, ठीक है। ये क्या होता है मेरा, गामा मेरा सीपी बाय सीवी के बराबर होता है, सीपी बाय सीवी के बराबर होता है ना। तो मैं सीपी बाय सीवी को यहां पे गामा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, गामा माइनस वन, ठीक है। ये क्या होगी, गामा माइनस वन बराबर आर बाय सीवी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो सीवी किसके बराबर आ गया मेरा, आर बाय गामा माइनस वन आ गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, सीवी मेरा किसके बराबर है, आर गामा माइनस वन के बराबर। तो आइडियाबैटिक के केस में मेरा वर्क डन क्या आएगा, ये जो मेरा इंटरनल एनर्जी के बराबर है, किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे रब कर देते हैं। तो इस नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या है मेरा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो मैं सी से डी जब जाऊंगा, क्या शो कर रहा हूं मैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन देख रहा हूं मैं, इस मार्कर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात चल रही है, आई थिंक इंक का इश्यू बढ़ रहा होगा इसमें। आइसोथर्मल की बात रहेगी तो वही सेम चीज रिपीट करूंगा मैं, टेम्परेचर जीरो, है ना, टेम्परेचर जीरो रहेगा, सेम प्रोसेस फॉलो अप होगा, वर्क डन इसके बराबर होगा, चेंज इन वॉल्यूम, बस यहां पे चेंज क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, V3 से V4 जा रहा हूं मैं, कहां जा रहा हूं, V3 से V4। तो कैसे निकलेगा वो V3 से V4, तो यहां पे मेरा वर्क डन की इक्वेशन हो जाएगी nRT, जहां पे टेम्परेचर भी चेंज होगा। यहां क्या था, T1 है, यहां पे मेरा T2 टेम्परेचर हो गया, ठीक है, T2 टेम्परेचर हो गया। तो क्या चेंज आ रहा है, V4 से V3, V4 से V3, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा Q2, ये मेरा हो जाएगा Q2, ठीक है। तो ये मेरे तीन रिलेशन हो गए। चौथे की बात कर लेता हूं, चौथा कौन सा है मेरा, लास्ट रिलेशन, D से E। तो जब मैं D से A जाऊंगा, जब मैं D से A जाऊंगा, क्या हो रहा है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। सेम मतलब इसका भी, हीट चेंज जीरो हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के, है ना, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के। चेंज क्या आएगा इसमें भी, इसमें टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, T1, इनिशियल है T2। तो इक्वेशन मेरी ऑलमोस्ट सेम यही रहेगी, सेम ही रहेगी मेरी इक्वेशन, nR गामा माइनस वन T1 माइनस T2, ठीक है।
तो ये मेरी इक्वेशन हो गई किसकी, आइडियाबैटिक कंप्रेशन, फोर्थ इक्वेशन। तो ये मेरे चारों एक्सप्रेशन है किसके, साइक्लिक प्रोसेस के। कार्नोट रीजन में साइक्लिक प्रोसेस है, ये इसके चारों मेरे एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो क्या क्या देख पा रहा हूं मैं, लास्ट लेक्चर में बात करी थी मैंने कि मेरा ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आता है। क्यों आता है भाई, एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात करूं मैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है इसमें, है ना, du, ये इसको मैं 1 मान लूंगा, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, du 2। तो 1 और 2 भाई क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, है ना, एक में एक्सपेंशन हो रहा है, एक में कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बना लेंगे, जीरो। दैट मींस इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी, है ना। अब बात करता हूं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में क्या फॉर्मूला होता है, नेट वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब किस में हो रही है, पहले प्रोसेस में हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हो रही है ना। तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Q1 से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेट वर्क अपॉन में Q1, ये हो गया मेरा एफिशिएंसी। ठीक है, नेट वर्क डन का मतलब है टोटल वर्क डन, सिस्टम का टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या आएगा, W1, W2, W3, W4, है ना। W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये मेरा नेट वर्क डन आ गया। और ये क्या आ गया मेरा, हीट एब्जॉर्ब, है ना। तो मेरा W2 और W4 कैंसिल हो जाएगा, W2 और W4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, W1 प्लस W3, क्या बचेगा, क्या बचेगा, W1 प्लस W3, है ना। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसको मिटोके हम लोग ऊपर यहां लिख लेता हूं, यहां एडियाबैटिक की जरूरत तो नहीं है मेरे को, इन दोनों एक्सप्रेशन की जरूरत है, तो मैं इसको मिटा सकता हूं यहां से, है ना। एडियाबैटिक की जरूरत नहीं है मेरे को। ये मेरा W1 है, ये मेरा W1 है, ठीक है, और ये मेरा W3 है। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कौन सा, ये और ये बचा, ठीक है। तो क्या आएगा, मार्कर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो नेट एफिशिएंसी W1 प्लस W3 बाय में Q1 ये है, W1 W3। तो W1 और W3 की वैल्यू मैं इसमें चेंज कर सकता हूं, है ना, पुट कर सकता हूं आराम से। क्या आएगा, nRT ln T1 V2 बाय V1 प्लस में nRT 2 V4 बाय V3, ठीक है। और यहां पे nRT1 ln V2 बाय V1, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये दोनों सेम है ना, कट जाएंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, एफिशिएंसी इक्वल टू, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड, क्या बचेगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ना, चेंज क्या बचेगा, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 प्लस T2 बाय T1, है ना, एनआर से एनआर भी कैंसिल हो जाएगा इसका, ln V4 बाय V3 पॉन में ln V2 बाय V1, ठीक है। ये बचेगा, ये मार्कर भी नहीं काम कर रहा सही से, थोड़ा सा बस ध्यान देना गाइस, समझ आ रहा है। ये बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इसकी वैल्यू से ये इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। तो इससे ये पूरी क्वांटिटी गई तो 1 बचा, और इससे ये जाएगा तो nr nr गया, T2 बाय T1 बचा, और ये ln, यहां पे ln भी है यहां पे, ठीक है, ln भी यहां पे, ln V4 बाय V3 ln V2 बाय V1, ठीक है। तो ये इक्वेशन बचेगी मेरी ओवरऑल। और मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, पॉइजन इक्वेशन मेरे को एक चीज और देती है,
एडिबैटिक का मिटा दिया मैंने यहाँ पे। एक चीज और देती है मेरी कि V2 बाय V1 किसके बराबर होता है, V3 बाय V4 के बराबर होता है, V3 बाय V4 के बराबर। जब मैं एडिबैटिक पॉइसन इक्वेशन पूरी सॉल्व करूंगा और इन सबको इक्वेट करूंगा, P1 V1 बराबर P2 V2 और PV गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, तो मैं ये एक्सप्रेशन निकाल पाऊंगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इसमें अगर पुट करूंगा तो क्या होगा, V2 बाय V1 किसके बराबर है, V3 बाय V4 के। यहाँ पे क्या है, V4 बाय V3। तो जब मैं इसको ऊपर अपोजिट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की पावर आ जाएगी, है ना। और नेचुरल लॉग में क्या होता है, पावर शिफ्ट होती है, नेगेटिव भी शिफ्ट होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ओवरऑल क्या बचेगी, 1 माइनस T2 बाय T1, 1 माइनस T2 बाय T1, है ना। तो ये मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गाइस, ये है ना, ये मेरी बची ओवरऑल एफिशिएंसी। और क्या था कार्नोट ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज और देख लेते हैं जो कार्नोट ने बताई है, तो उससे मेरे दोनों एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएंगे। एक इस एक्सप्रेशन को छोड़ देता हूं एफिशिएंसी वाले को, ये, और सेकेंड एक्सप्रेशन कैसे आ सकता है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। तो बस ये देखिए वर्क कैसे करता है कार्नोट इंजन, ठीक है। यहां पे एक सोर्स होता है ना, यहां क्या होता है, सोर्स। यहां बीच में क्या होता है, इंजन। नीचे क्या होता है, सिंक, है ना। ये दो रिजर्वोयर होते हैं यहां पे, ये दो रिजर्वोयर होते हैं। एक होता है इंजन सोर्स, एक होता है सिंक, ठीक है। सोर्स क्या करता है, एनर्जी देता है, Q1 फॉर्म है इसको, क्या फॉर्म है, Q1, है ना। और इंजन, ये मेरा क्या है, इंजन। तो सोर्स एनर्जी देगा, उससे क्या होगा, वर्क होगा, है ना। और सेकंड लॉ के हिसाब से सारी एनर्जी वर्क में तो कन्वर्ट हो ही जाती है, कुछ क्या होती है, रिजेक्ट होती है। तो वो क्या होगी, Q2, और रिजेक्ट एनर्जी किसके पास जाएगी, सिंक के पास जाएगी, है ना। तो ओवरऑल वर्क डन कैसे निकलेगा, ओवरऑल वर्क डन क्या होगा, Q1 माइनस Q2, यही होगा, है ना। तो मैं एफिशिएंसी में पुट कर सकता हूं इसको। एफिशिएंसी क्या थी मेरी, नेटवर्क अपॉन में हीट एब्जॉर्ब Q1, क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, है ना। Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये एक एक्सप्रेशन हो गया एफिशिएंसी का, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या निकलता है कि मेरा Q2 बाय Q1 किसके बराबर है, T2 बाय T1 के, किसके बराबर है, T2 बाय T1 के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। तो ये दोनों चीज मिलकर मुझे क्या बता रही है कि मेरा Q2 बाय Q1 किसके बराबर है, T2 बाय T1 के, ठीक है। तो इससे आधे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन इससे, मतलब दोनों को मिला के मैं ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं इसके। तो एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, यहां पे ये दिख रहा है सबको, अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 30%, इट्स एफिशिएंसी हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50%। एक कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी इनिशियली 30% है ना। तो E1 क्या है मेरा, 30% है E1, और E2 क्या है, उसको मैं इंक्रीज, जो एफिशिएंसी में इंक्रीज कर रहा हूं वो 50%, तो मैंने उसको E2 मान लिया, उसको मैंने E2 मान लिया, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीज, तो मैं कितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सोर्स का कि मेरी एफिशिएंसी E1 से E2 तक पहुंच जाए, मतलब 30 से 50% तक एफिशिएंसी बढ़ाने में मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सोर्स का, मतलब सोर्स से कितना टेम्परेचर चाहिए होगा मुझे, है ना। और सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, सिंक का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी मैं इसकी बात करूंगा टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में निकालना है, क्यों, सॉल्यूशन में क्या है, आंसर सारे केल्विन में है, तो मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना, 273 ऐड कर दूंगा इसमें, क्या हो जाएगा ये, 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो सिंक का टेम्परेचर है मेरे पास, सिंक क्या होता है मेरा, सिंक क्या होता है मेरा, ये है सिंक, है ना। ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है,
तो मतलब मेरे पास T2 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास। T2 क्या है मेरे पास? 300 केल्विन। तो कैसे निकाल सकता हूं मैं? बहुत इजी हो गया अब, है ना, बहुत इजी हो गया। अब कैसे निकाल सकता हूं मैं इसको? फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट में क्या बनेगा? एफिशिएंसी इस वाले की, फर्स्ट वाले की 0.3 किसके बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं चल रहा है, सॉरी गाइस, अब बात कर 0.3 किसके बराबर आएगा? 1 माइनस T2 बाई T1, है ना, ये फॉर्मूला है मेरे पास। T2 मेरा गिवन है, T2 मेरा 300 हो गया, यहां से मैं T1 निकाल सकता हूं, है ना। ये क्या हो जाएगा? T1 निकाल सकता हूं मैं, क्या आएगा? 1 T2 बाय T1 1 माइनस 0.3, है ना, ये आ जाएगा। T2 क्या है यहां पे? 300 केल्विन, ये है मेरा T1। 1 माइनस 0.3 कितना होगा? निकाल लूंगा, 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो T1 क्या आ गया? T1 आ गया 300 बाय 0.7, ठीक है। T1 आ गया, T1 यहां से आ गया। सेकंड केस में एफिशिएंसी, सेकंड केस में एफिशिएंसी कितनी है? 50%। तो यहां पे क्या होगा सेकंड केस के लिए? 0.5 किसके बराबर? 1 माइनस T2 बाई T1, है ना, 1 माइनस T2 बाई T1। T2 इसमें भी कांस्टेंट है ना, कितना है? 300 केल्विन। T2 इसमें कांस्टेंट है, तो इससे भी एक T1 की वैल्यू आएगी, इससे भी एक T1 की वैल्यू आएगी। तो इसकी T1 की वैल्यू में से इसकी T1 की वैल्यू में माइनस कर दूंगा, तो नेट जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या आएगा? इंक्रीज टेम्परेचर। वो क्या आएगा मेरा? इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है भाई। इजीली निकाल सकते हो इसको, मार्कर नहीं चल रहा है तो पूरा सोल्व हो जाएगा, इजीली निकाल सकते हो। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, है ना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इन सबका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूं आपको, है ना। और एक छोटी सी और बात कर लेते हो रेफ्रिजरेटर की, खत्म ही कर रहे हैं टॉपिक को, तो रेफ्रिजरेटर की बात भी कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटर जस्ट अपोजिट ऑफ कार्नोट इंजन। रेफ्रिजरेटर अपोजिट है किसका? कार्नोट इंजन का। होता क्या है इसमें? इसमें मैं इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे इसमें वर्क मुझे मिल रहा है, इसमें मैं वर्क देता हूं, इसमें मैं वर्क देता हूं, और Q2 से मेरा सिंक से हीट निकलती है ना। सिंक से मैं हीट एक्सट्रैक्ट करता हूं बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल वर्क, बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल वर्क। और हीट रिजेक्शन कहां आती है? T1 में, है ना, जहां पे T1 का टेम्परेचर ज्यादा है T2 का। जैसे कि फ्रिज रखा है किसमें? घर में रखा हुआ है, तो घर का टेम्परेचर हो गया T1 और फ्रिज का टेम्परेचर हो गया T2। तो फ्रिज क्या करेगा? फ्रिज में जब मैं इलेक्ट्रिकल वर्क दूंगा, जैसे कि हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा, स्विच ऑन करूंगा इसका, तो क्या होगा? सिंक से हीट निकलेगी, है ना। सिंक से हीट निकल के कहां जाएगी? सोर्स में जाएगी, है ना। हीट रिजेक्शन होगा, तभी इसी प्रोसेस से वो क्या करता, क्या है? ठंडा करता है चीजों को रेफ्रिजरेटर, है ना। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा उससे, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा इसका? Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। क्लियर दिख नहीं रहा है इसलिए 2-3 बार बोल रहा हूं तो समझ आ रहा है गाइस। Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, यही एक्सप्रेशन आएगा। बाकी सब पूरा कार्नोट इंजन का एक्सप्रेशन है। 1 माइनस T2 बाई T1 भी यूज होगा, Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1, ये पूरा यूज होगा, ठीक है। इसी बेस पे मैं रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन भी कर सकता हूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।